नमस्कार। विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पहला वीडियो हमने देखा है, उस वीडियो के अंतर्गत एक प्रश्न छोड़ा था कि चींटियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम यहाँ देखेंगे चींटियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब मन में प्रश्न आता है कौन कौन सी? तो सैनिक चींटी, श्रमिक चींटी और तीसरी होती है रानी चींटी। रानी चींटी और सैनिक चींटी, श्रमिक चींटी, ये तीनों चींटियाँ होती है। तीनों का भी काम अलग अलग होता है। जैसे कि हमने देखा है कि सैनिक चींटी जो होती है वो पहरेदारी का काम करती है, पहरेदारी का काम करती है। श्रमिक चींटी जो होती है वह भोजन की व्यवस्था करती है, भोजन की व्यवस्था। और रानी चींटी जो होती है अंडे देती है और वंश वृद्धि का कार्य करती है। यानी अंडे देती है और वंश वृद्धि, क्या कार्य करती है? वंश वृद्धि का। यानी चींटियों का परिवार बनने का कारण रानी चींटी है। रानी चींटी से उनके वंश का बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार आपको वो प्रश्न पूछा गया था और अगला चैप्टर क्लियर नहीं हुआ था, बाकी रह गया था। अब हम आगे का चैप्टर देखेंगे। तो आइए हम आगे का चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि अब हम एक गेंद लेंगे, यानी यहाँ पर आपसे किताब क्या कह रही है? अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगता है? यानी आप एक गेंद को, यानी गेंद की जगह आप ये, आपके पास है पेन का पोला है, इसको ही लीजिए और ऊपर उछालिए। ये पेन एक बार तो आप दोनों आंखें बंद करके उछालिए और एक बार एक आंख बंद करके उछालिए। तो देखिए आप इस पेन के पोले को कब कैच कर पाते हो। यानी एक बार आप दोनों आंखें खोल करके कैच करते हो तो आसानी से कैच कर पाते हो, और एक बार एक आंख बंद कर देते हो तो वो कैच करने में थोड़ी सी आपको कठिनाई होती है। सोचो, अगर यानी इस स्थिति में हमको क्या हुआ, जब दोनों आंखें खोल करके आप काम करते हो, ये दोनों आंखें खुली होती है तो आप दोनों साइड में देख सकते हो और ध्यान एकाग्रचित एक ही वस्तु पर, एक ही इस पेन के पोले या सिक्के या गेंद पर एक ही प्रकार के ध्यान एकाग्रचित करके इसको आप कैच कर पाते हो, पकड़ पाते हो। लेकिन एक आंख बंद होती है तो आपका ध्यान भटक जाता है और इस एक ही वस्तु पर ध्यान एकाग्रचित नहीं हो पाता। भले इसकी जगह पर आप गेंद ले सकते हो, सिक्का ले सकते हो, पेन ले सकते हो, कंचा ले सकते हो, चम्मच ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, कटोरी ले सकते हो। इस प्रकार कई सारी वस्तुएं लेकर एक बार आप करके जरूर देखना। एक बार आंख बंद करके, एक बार एक आंख खोल करके, इस प्रकार करना जरूर। और सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो तुम ऐसे क्या काम कर पाते जो अभी तक नहीं कर पाते हो। यानी पक्षियों की आंख कैसे होती है? जैसे हमारी आंखें जो होती हैं एकदम, हमारी आंखें जो होती है एकदम जैसे ये अपना चेहरा है, जैसे ये अपना चेहरा है तो यहाँ पर अपनी आंखें होती है तो हमको इस तरफ की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण होता है कि हमारी आंखें सामने होती हैं, सामने की सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, लेकिन आसपास की वस्तुओं के लिए हमको गर्दन घुमा करके बात करनी पड़ती है कि इधर क्या चीज़ है। एक बार आप देखिएगा, आपको गर्दन यूँ, जैसे कि यह आपका चेहरा है तो आपको इसके सामने जो चीज़ आती है वो दिखाई देती है, लेकिन इसके पास वाली चीज़ के लिए आपको इस प्रकार घूमना पड़ता है, इस प्रकार घूमना पड़ता है। इधर वाली चीज़ को देखने के लिए इस साइड में घूमना पड़ता है। इसके लिए आपको, जैसे पक्षियों की आंखें जैसे इसके यह मुंह होता है तो पक्षियों की आंखें यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, यानी दोनों तरफ होती है। मुंह की अपेक्षा बहुत छोटी भी होती है, फिर भी उनको आसपास का, यानी ये जो चीज़ होती है इस चीज़
के पीछे तथा आगे दोनों भाग को यह आँख कवर कर लेती है। यह आँख अपने निर्धारित क्षेत्र को पूरा देख पाती है और इस दीवार से, इस साइड से इधर वाले पूरे भाग को आगे तथा पीछे दोनों साइड से यह आँख देख लेती है। यानी पक्षी को गर्दन हिलाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, अपने पूरे आसपास के क्षेत्र को देख लेती है। तो जब पक्षियों की तरह हमारी आंखें भी ऐसे होती तो हमको क्या काम करना पड़ता, यानी हम सब कुछ बिना गर्दन हिलाए देख सकते, हम बिना गर्दन हिलाए सब कुछ देख पाते। इसी प्रकार सोचो, अगर पक्षियों की आंख तुम्हारी तरह होती तो तुम क्या करते, हम भी बिना गर्दन हिलाए सब कुछ देख लेते। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमारे 4 गुना हमसे, चील, देखो ध्यान से सुनना, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर से दूरी पर दिखाई दे पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। यानी जो चीज़ हम गिद्ध मतलब 2 मीटर की दूरी पर देख पाते हैं, वही चीज़ यानी 4 गुना, हमारी नज़र से 4 गुना। तो आप देखिए, जब हमारी नज़र 2 मीटर होती है तो 4 गुना, यानी ये गुने का निशान और 4, तो इसका जो भी आता है 4 दूनी 8। तो यदि हम 2 मीटर देखते हैं तो हमारे से 4 गुना यानी 8 मीटर देखते हैं। यदि हम इसकी जगह पर 4 मीटर देखते हैं तो 4 का 4 गुना, 4 चौक 16 मीटर हो जाएगा। यानी जो भी चीज़ हम जितनी ऊंचाई से दूरी से देख पाते हैं उसका इंटू कर दो 4 से, क्योंकि ये जो चीज़ चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी होते हैं हमसे 4 गुना दूरी पर देख पाते हैं। जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी पे देखेंगे तो स्वाभाविक है 2 × 4 बराबर 8 मीटर की दूरी पर देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई रोटी एक चील को कितनी दूरी से दिखाई देती है? ज़मीन पर पड़ी हुई एक चील को कितनी मीटर यानी कितनी दूरी पर चील को दिखाई पड़ती है, यानी दूर धरती मतलब जिस ज़मीन पे पड़ी रोटी है तो चील उससे कितना दूरी पर होती है। फिर भी जैसे ये चील है तो इसकी कितनी दूरी पर रोटी पड़ी होगी ताकि चील आराम से देख पाती है। तो 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर की दूरी चील ज़मीन पर नज़र घुमा लेती है। उसको 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर के बीच की दूरी तक यदि कोई चीज़ पड़ी है तो वो चील को आराम से दिखाई देती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चील को कितनी दूरी तक ज़मीन पर पड़ी हुई वस्तु दिखाई देती है, रोटी पड़ी हुई दिखाई देती है? 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक, यानी अधिक से अधिक 2 किलोमीटर, कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई रोटी किसी चील को कितनी दूरी पर दिखाई देती है? 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर। मज़ेदार बात, और जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, जैसे हमको 12, 13, 14, 15 जैसे रंगों में रंग मिलाते रहिए अलग अलग रंग दिखाई देने लगते हैं। क्या उतने रंग जानवरों को दिखाई देते हैं? क्या उतने रंग जानवरों को दिखाई देते हैं? देखो, इन जानवरों के चित्र कैसे दिखाई देंगे? जैसे कि ये व्यक्ति है, ये मनुष्य है, तो ये इसको सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये सारे रंग मनुष्य को दिखाई देते हैं। जैसे ही पक्षी की बारी आती है, जैसे ही इस पक्षी की बारी आती है तो पक्षी को भी कुछ रंग दिखाई देते हैं, यानी मनुष्य के जितना ही पक्षी को भी लगभग बराबर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही कुत्ते की बारी आती है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक कुत्ता है, जब कुत्ते की बारी आती है तो उसको जैसे ही कुत्ते की बारी आती है तो उसको हल्के से कोई रंग दिखाई देते हैं। लेकिन फूल जो यहाँ पर पिंक थे, यहाँ पर इसको वाइट सफ़ेद से दिखने लगते हैं। यानी कुत्तों को कुछ रंग दिखाई देते हैं, जानवरों को कुछ रंग, पक्षियों को मनुष्य की तरह थोड़े रंग दिखाई देते हैं, जितना मनुष्य जानता है उतना तो नहीं, फिर भी उसके बराबर लगभग रंग दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे ही छिपकली की बारी आती है तो केवल 2 ही रंग दिखाई देते हैं, जैसे सफ़ेद और काला। यानी रेंगने वाले जीवों को 2 ही रंग दिखाई देते हैं, ब्लैक और वाइट। हम कह सकते हैं जो दिन में जगते हैं उनको सब रंग दिखाई
देते हैं, लेकिन रात में जो जगते हैं जैसे उल्लू है, कीट पतंगे हैं, छिपकली है, इन सबको केवल दो रंग दिखाई देते हैं, सफ़ेद और काला। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं, यानी हर चीज़ को केवल सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जैसे कितने तेज हैं कान, अपने कान के बारे में जानेंगे, यानी अपन ने नज़र के बारे में देख लिया, अपन ने महसूस करने की शक्ति को देख लिया, सूंघने की शक्ति को, नाक की शक्ति को भी देख लिया। अब हम देखते हैं कान की शक्ति, कितने तेज है कान, यानी हमारे कान कितने तेज है और क्या क्या काम आते हैं। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं और उनके पंखों से ढके रहते हैं। यानी पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, लेकिन पक्षियों के कान होते हैं, पक्षियों के कान होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे छेद के रूप में होते हैं, तथा ये पंख उनके शरीर पर छोटे छोटे पंख आ रखे होते हैं, तो उन पंखों की वजह से वो कान ढक जाते हैं। तो ढकने की वजह से हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन पंख तो होते हैं, कान तो होते हैं। लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। आपको ये सूची बनानी है दोनों ही प्रश्नों को। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं, यानी 10 जानवरों के नाम तो लिखने हैं जिनके कान होते हैं, कान दिखते हैं आपको। हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, इन सभी के जानवरों के आपको कान दिखाई देते हैं कि नहीं देते? तो जिनके कान आपको दिखाई देते हैं उनके नाम लिखने हैं। और दूसरी बात, जिनके कान बाहरी कान, यानी जिनके बाहरी कान आपके कानों से, हमारे कानों से, हमारे कान भी तो बड़े ही हैं, हाँ, बिल्कुल छोटे तो नहीं है ना, तो उनसे बड़े हो। जैसे हाथी के कान हमसे बड़े हैं ना, बकरी के कान बड़े हैं, हिरण के कान बड़े हैं, इस प्रकार से खरगोश के कान भी बड़े होते हैं। लेकिन चूहे के कान आ जाएंगे तो क्या अपन से बड़े हैं कान? चूहे के कान हमसे बड़े नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जिन जिन के कान आपसे बड़े हैं उनकी सूची बनानी है। 10 जानवरों के नाम तो लिखने हैं आपको जिनके कान दिखते हैं, और बाकी कुछ जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान हमसे बड़े होते हैं। ठीक है ना? सोचो, क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति से कुछ संबंध होता है? यानी ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि क्या सोचो कि जैसे हाथी के कान बड़े हैं और हमारे कान छोटे हैं, तो क्या इन सभी चीज़ों से, हाथी के कान बड़े हैं तो उसके सुनने की शक्ति हमसे ज़्यादा होती होगी, यानी हमारे कान छोटे हैं और हाथी के कान बड़े बड़े। देखो यहाँ पर हाथी दिखाई दे रहा है, हाथी के कितने बड़े बड़े कान, आप सब ने भी हाथी तो देखा ही होगा ना, देखा कि नहीं देखा? हाँ, तो हाथी से कान, यानी यहाँ पर ये देखो गुड़िया खड़ी है, इसके कान देखो छोटे छोटे हाथों के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर हाथी है, हाथी के कान हाथों के अंदर आते हैं क्या? कभी नहीं। तो इसमें और इसमें कानों में क्या फ़र्क है, ये प्रश्न हमसे पूछता है। हाँ, यानी इनके कान बड़े हैं तो सुनने की जो शक्ति भी होती है ना वो बहुत अधिक होती है, सुनने की जो शक्ति होती है ना वो भी बहुत अधिक होती है। इस प्रकार सुनने की शक्ति से घना, एकदम गहरा संबंध होता है, जिसके कारण उसको सुनने में आसानी होती है, और बहुत दूरी की आवाज़ भी ये पहचान लेते हैं। करके देखो, स्कूल के शांत जगह पर, यानी स्कूल के शांत जगह को ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर पर खड़ा होकर धीरे से बोले और बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। यानी स्कूल की एक शांत जगह, एक हॉल में चले जाओ और वहाँ पर एक बार करके देखना कि एक बच्चा, बाकी सब बच्चे चुपचाप सुने और एक बच्चा बोले तो क्या उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे जैसे पहली बार बोला था उतनी ही धीरे बोले और बाकी बच्चों को अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। बाकी बच्चों को अपने कान के पीछे हाथ रखकर सुने। तो जैसे पहले कान खुले थे तब भी सुनाई दिया और उतनी ही आवाज़ है, और बाद में कान थोड़े से ढक लेते हैं तो भी उतना ही हल्का सुनाई देता है। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी? जब कान ढक कर के सुना तो फिर भी आवाज़ हमको एकदम साफ सुनाई दी।
तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है क्या? अपने कानों पे, जैसे इस बहन ने अपने कानों पे हाथ रखने की कोशिश की, वैसे अपने कानों पे हाथ रख के सुनना और कुछ बोलना, अपने ही कानों पर हाथ रख के कुछ बोलना। आपको सुनाई देता है क्या? एकदम स्पष्ट सुनाई देगा, क्योंकि बाहर की कोई भी आवाज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती, जिसके कारण आपको आवाज़ सुनाई आराम से देती है। जैसे एक और आपको प्रयोग करना है, जैसे कि एक बार डेस्क को बजाओ, इस प्रकार डेस्क, जैसे ये माना कि डेस्क है, ऐसे बजाओ तो ये आवाज़ आती है, ये आवाज़ आती है। लेकिन दूसरी बार जैसे ही आप डेस्क को, जैसे ये भैया सो रहा है डेस्क के ऊपर, कान एकदम सटीक से, देखो कान एकदम सटीक से लगा करके और देखता है, तो उसके बाद इस टेबल को बजाओ तो इसको आवाज़ कैसे सुनाई देगी? यानी पहले तो टक टक एकदम हल्की सी आवाज़ आती है, जैसे ही इसका कान इसको टच करता है तो इसकी आवाज़ 100 गुना बढ़ जाती है, ठन ठन ऐसे बढ़ जाती है और बहुत ही तेज आवाज़ एकदम कानों में आती है, जैसे अपना कान खुद ही बज रहा हो। चित्र में देखा है, वैसे वैसे आप एक बार करना। और दोनों आवाज़ें में कुछ अंतर है? जी हाँ, जैसे ही अपन ने कान को टेबल से टच करके आवाज़ निकाली, बजाई, तो आवाज़ जोर से सुनाई देती है। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं। यानी सांपों को सुनाई कैसे देता है? क्योंकि ज़मीन से उनके कान तो सांप के भी होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही इस भैया को जमीन से सट करके कान रखने पर, टेबल से सट करके कान रखने पर उसको जोर से सुनाई देता है, उसी प्रकार सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं। उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को भी वह सुन पाता है। यानी बाहर के कान नहीं होते, लेकिन कान के छिद्र तो उसके भी होते हैं, और वह जमीन पर टच करके चलता रहता है। जमीन पर रेंग कर चलने वाला जीव है, जिसके कारण वह कई दूरी पर कुछ भी आवाज़ आती है तो सांप पहचान लेता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, जैसे कि ये देख सकते हो आप, जमीन पर ऊपर बैठा हुआ है, लंगूर बैठा है, वह आपको दिखाई दे रहा है। बंदर पेड़ों के ऊपर रहता है। जंगल में बंदर कहाँ रहता है? पेड़ों के ऊपर। कहाँ रहता है? पेड़ों के ऊपर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आसपास आती मुसीबत को, जैसे शेर और चीता है, को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। यानी यह बंदर इस प्रकार देखता है, नीचे कोई खतरा आया है, यानी सांप है, नहीं सॉरी, जैसे कि शेर आया है, चीता आया है, जो इनको मार सकता है, जिसको इनको खतरा होता है, तो ये तुरंत एक अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, हुक हुक बोलते हैं। लेकिन खतरे के समय एक अलग आवाज़ निकालते हैं, जिससे हम तो नहीं समझ पाते, क्योंकि हम इनकी आवाज़ को समझने का कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन ये जो बंदर है, जिसको समझाना चाहते हैं, अपने सहपाठियों को, अपने साथियों को, अपने प्रजाति के लोगों को, अपने मित्रों को जो चीज़ें समझाना चाहता है, वह आराम से समझा देता है और सभी सतर्क हो जाते हैं। और इसी प्रकार पक्षी भी कुछ खास आवाज़ें निकालते हैं। जैसे आप कभी कभी देखते हो, किसी पेड़ के पास से सांप निकल जाता है तो चिड़ियाँ ची 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 करके उड़ने लगती हैं, बैठने लगती हैं, यानी वो पता लगा देती हैं और हमको भी पता करवा देती है कि यहाँ पर पेड़ पर कुछ न कुछ खतरा है। जैसे बिल्ली आ जाती है पेड़ के नीचे या पेड़ पे, तो भी पक्षी इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिससे पता चल जाता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़। यानी कुछ पक्षी तो खतरे की आवाज़ अलग अलग समय अलग अलग निकालते हैं। जैसे उड़ करके कोई पक्षी आया है, जैसे कि चील है, कौवा है, अपन पक्षियों के छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को मारते हैं, तो उस समय अलग आवाज़ निकालते हैं। उड़ करके कोई खतरा आया है। और यदि कोई भयंकर जंतु आता है, जैसे सांप पेड़ पे चढ़ता है, तो अलग समय अलग आवाज़ निकालते हैं। इस प्रकार अपने ही बच्चों की सुरक्षा ये सब करते हैं। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इनकी भी एक पूरी भाषा होती है, पर हम नहीं समझ पाते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। यानी मछलियाँ भी पानी में, आप सोचो, पानी में रहने वाला जीव भी चेतावनी देता है। यानी मछलियाँ भी अपने साथियों को कहता है कि अभी यहाँ पर जाल आने वाला है या जाल आ चुका है, तो बिजली की तरंगों से, यानी पानी के अंदर ही एक प्रकार की तरंग छोड़ती हैं, जिसके कारण वो पहचान लेते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने पर, यानी कुछ जानवर तो भूकंप और तूफान आने से पहले भी एक अजीब हरकत करते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं, वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं और वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है और कुछ अनहोनी
होने वाली है, भूकंप आने वाला है और कुछ अनहोनी होने वाली है। इस प्रकार से वे पहचान लेते हैं। तो इससे भी वे मतलब खतरे से बच जाते हैं। जैसे कि सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों ने अजीब व्यवहार कर उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने वहाँ का इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोगों को सुनामी कहर से अपनी जान बचा पाए। यानी 2004 कब आया था सुनामी अंडमान में? 2004 में दिसंबर में आए। 2004 के दिसंबर महीने के सुनामी में कुछ समय पहले जानवर अजीब व्यवहार करने लगे थे, अजीब तरह की चेतावनियां देने लग गए थे। उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान में एक खास आदिवासी जाति रहती थी, उसने पहचान लिया कि खतरा आने वाला है। जैसे ये मछलियां तरंगे करने लग गई थी और जानवर बोलने लगे थे, चिड़ियाँ वगैरह पक्षी भी वहाँ से पलायन करने लगे थे। तो इस प्रकार का खतरा जो होता है अंडमान निकोबार में जो आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने इस इलाके को खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो हमको इन पक्षियों की आवाज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए। डॉल्फिन मछली देखो ऐसी होती है, गोल गोल तरंगों में। देखो मछली नहीं देखी आपने कभी? तो नहीं देखी है तो अब देख लो कैसी होती है डॉल्फिन मछली। मछलियों की तरह ही होती है और इस प्रकार से तरंगे छोड़ती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिक का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। वो अपने से पूरी तरह से बात हमसे नहीं कर सकते, लेकिन जानवर आपस में एक पूरी भाषा में, जैसे हम अपने अंदर आए विचारों को दूसरे लोगों को पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार ये जानवर भी जैसे कि अपने ही साथी जलीय जीवों को, जैसे मछली है तो जलीय जीवों को, जंगली जानवर है तो जंगली जानवरों को आपस में बात समझाने के लिए एक पूरी भाषा का, हमारी ही भाषा पूरी तरह से है, तो उसी प्रकार वे भी अपनी पूरी भाषा का प्रयोग करते हैं बातचीत करने के लिए। क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की जानवरों की आवाज़ समझ? हम किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं समझ पाते कि वह क्या कह रहा है। क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? कुछ जानवर हमारी भाषा समझ जाते हैं पर हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते। जैसे कि घर में पालतू जानवर रहते हैं, गाय, बकरी, भैंस, हम इनको कहते हैं कि पानी पी लो, आजा आजा, इस प्रकार से आवाज़, जैसे ऐसे आवाज़ करते हैं, तो इस प्रकार से वो इधर उधर होती है। जैसे बाहर उनको अपन गाय कहीं से दूर करना है तो अपन ऐसी आवाज़ करते हैं, बुलाना है तो ऐसी आवाज़ करते हैं, तो वो गायें आ जाती हैं। इस प्रकार से मतलब कुछ जानवर हमारी भाषा समझ लेते हैं, पालतू जानवर होते हैं, लेकिन सभी जानवर नहीं समझ पाते। आओ खेले एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग आवाज़ निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए अलग अलग आवाज़ भाषा बनाओ। ध्यान रहे बोलना नहीं है। अब ये चीज़ तो आपको करनी है। आप घर में छोटे छोटे भाई बहनों के साथ बैठते हो तो एक को तोता बनाना, एक को चिड़िया बनाना, एक को बंदर बनाना, ऐसे करके एक घेरा बनाना और सब अपनी अपनी आवाज़, बंदर की आवाज़ हुक हुक, चिड़िया की आवाज़ ची ची, इस प्रकार निकालना। इस प्रकार ये खेल पूरा करना, ठीक है ना? ये आपको खेलना होगा। कितना सोए? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी इतनी कि कई महीनों तक दिखाई नहीं देते। जैसे ये छिपकली है, सर्दियों में दिखाई नहीं देती क्योंकि 6 माह तक सो जाती है। ये 6 माह तक सो जाती है, इस प्रकार सोए रहती है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया सर्दियों में अचानक से छिपकली गुम हो जाती है? और सोचो ये ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वह सर्दियों में 6 महीने तक सोए रहती है, नहीं उठती है, इस वजह से वह दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार कई जानवर है, देखिए ध्यान से, स्थल नामक जानवर है, ये भालू जैसा दिखाई देता है। आपको दिखाई दे रहा है? भालू की तरह, भालू या बंदर दोनों कह सकते हो, उनकी तरह दिखाई देता है, लेकिन ये जानवर अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़
को उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं। यानी ये 17 घंटे तक सोता है और पेड़ पर ही सोता है और लटक कर, उल्टा लटक कर, ऐसे देखो आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही सोता है। लेकिन एक खास बात है इसकी, ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्तों को खाता है, उसी पेड़ के पत्तों को खाता है और सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरकर अपना मल मूत्र त्यागता है, पेड़ से नीचे उतरकर अपना मल मूत्र त्यागता है। और अपने 40 वर्ष की उम्र में, इसकी उम्र कितनी है स्थल की, 40 वर्ष, तो अपने 40 वर्ष की उम्र में केवल ये 7 या 8 पेड़ों पे ही जा पाता है। और 7 या 8 पेड़ों के जैसे ही अपने जिस पेड़ पे रहता है पत्ते समाप्त हो जाते हैं तो वो अगले पेड़ पर पास ही पेड़ के ऊपर चला जाता है। स्थल का जागना, यानी स्थल 17 घंटा सोता है, ये 2 घंटे का, प्रत्येक तीली 2 घंटे की है, प्रत्येक तीली 2 घंटे की है, तो स्थल केवल 6 घंटे जगता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 घंटे जगता है। तो देखिए बाकी 18 घंटा, बाकी 18 घंटा वह, ये जो ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक कलर का है, वह तो इसके नींद का सूचक है, और ये वाइट है, सफ़ेद कलर का है, तो वह जो है उसके जगने का सूचक है। तो देखिए 24 भाग, इसके 24 × 2 यानी 24/2 यानी 12 भाग किए हुए, 12 में से वह 9 भागों में तो सो रहा है लेकिन 3 भागों में जग रहा है, यानी केवल वह 6 घंटे जगता है और 18 घंटे सोता है। जैसे कि देखिए छिपकली, अभी हमने देखा था कि वह 6 माह तक सोती है, तो इसका कैसा बनेगा, तो इसका बनेगा, यानी ये जो दिन है, ये घंटे हैं जो महीनों में बदल जाएंगे, घंटे जो है महीनों में बदल जाएंगे और आधा भाग बन जाएगा। ये 6 माह तो सोना और ये 6 माह जगना, इस प्रकार बन जाएगा। देखिए चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है, हर चित्र में नीचे लिखो और ये जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है, ये प्रश्न करना, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना भले ही। देखो गाय केवल ये 2 4 घंटे सोती है, सांप जो है केवल ये देखो, सांप का और स्थल का बराबर भाग है, सांप भी 18 घंटा सोता है और स्थल भी 18 घंटा सोता है। जिराफ केवल 2 घंटे सोता है, यानी अपने 24 घंटों में से केवल 2 घंटे सोता है। और ये बिल्ली जो है ये भी 6 घंटे सोती है, 6 घंटे जगती, 12 घंटे सोती है और 12 घंटे जगती है। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? जरूर उठते हैं, पक्का उठते हैं, हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बाद में। पहले अपन एक बाघ के बारे में जानते हैं। बाघ क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ की विशेषताएं देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखता है। बाकी चील चीता है जो 4 गुना देखते थे, लेकिन पक्षी 4 गुना देख रहे थे, लेकिन बाघ जो है हमसे 6 गुना बेहतर देखता है। दूसरी इसकी अच्छाई, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं और जो उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। यानी बाघ की ये जो मूंछें होती है ना, सफ़ेद सफ़ेद, ये मूंछें उसके हवा में हुए भाग को पहचान लेती है, आराम से पहचान लेती है और शिकारी की सही स्थिति को पता लगा लेती है और अंधेरे में भी रास्ते ढूंढने में उसको मदद मिलती है, अंधेरे में भी रास्ते ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, यानी बाघ का इलाका छोटा मोटा कोई मकान नहीं होता है, घर नहीं होता है, 1-2 पेड़ नहीं होते, जंगल होता है, यानी कई किलोमीटर बड़ा होता है। और एक बाघ किसी दूसरे के मूत्र की गंध से झट से पहचान लेते हैं कि उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह उसके खुद की मर्जी पर डिपेंड करता है। बाघ मनमौजी होता है, वह अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है कि मुझे इसमें जाना है कि नहीं जाना है। बाघ के अनुसार अपनी आवाज़ बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ निकालता है, बाघिन को बुलाना हो तो प्रेम से अलग आवाज़ निकालता है, और कभी कराना तो कभी घुराना। बाघ का घुराना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो बाघ की आवाज़ कितने किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है? 3 किलोमीटर। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ही
ज़्यादा घूम जाती है, यानी अलग अलग दिशाओं का ज्ञान करने में बहुत अधिक घूम जाती है। इस प्रकार अब कहते हैं कि बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर खतरे हैं, यानी इसके बावजूद भी बाघ पर कई प्रकार के खतरे हैं। क्या कारण है कि बाघ पर खतरे हैं? सोचो, जंगल के बाघ के किन चीज़ों से खतरा होगा? क्या हम सभी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? जी हाँ, हमारी बढ़ती जनसंख्या के कारण, हमारे मकानों के कारण हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, मकान के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है और जंगल जल जाते हैं। इस प्रकार से लकड़ियों के लिए हम जंगल को काट देते हैं, मकानों के लिए हम ज़मीन पर कब्जा कर देते हैं। इस प्रकार कई प्रकार के कार्य हम खुद करते हैं, जिसके कारण इस जानवरों पर खतरा होता है। क्या तुम जानते हो, हाथी, दांत, गेंडे, शेर, मगरमच्छ, सांप के उनके खाल के लिए मार दिया जाता है, यानी हाथी को दांत के लिए, गेंडे को सींग के लिए, मगरमच्छ, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया। कस्तूरी हिरण को तो थोड़ी सी खुशबू के लिए भी मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोग को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ के अन्य जानवरों की गिनती में इतनी कम हो गई है कि इसे लुप्त हो जाने का खतरा है। बाघ को लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों में सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान में भरतपुर जिले के घना पक्षी विहार। इसमें बाघों को इन जंगलों में जानवरों के शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पता करो जानवरों की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर स्थित है। इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करना, यह आपको करना है। क्या आपने ध्यान से समझा है? गायिकाएं अपने कानों पे हाथ क्यों रखती हैं? क्योंकि वह अपनी ही आवाज़ को सुन सके, जिससे जहाँ क्या कौन सी गड़बड़ हो रही है वह पता लगा सकते हैं। समय हाथ रखते हैं। कुछ उदाहरण देकर समझाओ कि हमें भी जानवरों की देखने सूंघने की शक्ति को समझने में तेज होती है। जैसे बिल्ली है, बंदर है, सांप है, इनको पता तो चल जाता है, जैसे बाघ ही है। तो अभी हमने देखा था कि हमारे मन में कोई प्रश्न आते हैं क्या? तो हमारे मन में प्रश्न आते हैं, हमारे मन में भी प्रश्न आते हैं। जैसे कि हमारे मन में कौन कौन से, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार जल्दी से। देखो, क्या जानवर आपस में बात करते हैं? क्या वे हमारी भाषा समझते हैं? वे रात में क्या करते हैं? वे रंगों को पहचानते हैं? वे अपने भोजन को कैसे पहचानते हैं? वे अपने दुश्मन को कैसे पहचानते हैं? वे दर्द महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? वे अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि नहीं? वे अपने दोस्त को कैसे बनाते हैं? जब अपने बच्चे घायल होते तो वे क्या करते हैं? हॉस्पिटल ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। अभी हमारे बीच में था कि नेशनल पार्क, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। जैसे नेशनल पार्क, सबसे पहले है सरिस्का नेशनल पार्क, जो है अलवर राजस्थान में आया हुआ। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गिर नेशनल पार्क गुजरात, केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क भरतपुर में। सबसे अधिक बाघ कहाँ स्थित है? यह हमारे लिए प्रश्न की बात है, सबसे अधिक बाघ कहाँ पर स्थित है? तो सबसे अधिक बाघ तो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश। देखिए 10 प्रश्न हैं आपको करने हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार इस पेपर पे देख लीजिए। देखो, ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे पुनः कैसे आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस प्रकार आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार। पाठ के अनुसार कौन कौन से? चलो हम आपको बता देते हैं। एक ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम बताना भूल गए थे, और प्रश्नों के बारे में अगले वीडियो में हम केवल इस पार्ट्स में आए हुए प्रश्नों के बारे में जानेंगे, तथा आपको ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताएंगे। क्योंकि ज्ञानेंद्रिय वीडियो काफ़ी लंबा, पार्ट बड़ा था, इस वजह से वीडियो हमने 2 बनाए, फिर भी बहुत ही लंबे बन चुके हैं। अतः एक तीसरा वीडियो केवल क्वेश्चन आंसर के लिए तथा ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानेंगे। यानी इस पाठ का उद्देश्य जो था वो ज्ञानेंद्रिय ही